हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमारे द्वारा आपने प्राचीन इतिहास के कुछ टॉपिक को देखा जो कि लेक्चर 5 तक आपको डिलीवर्ड किया गया है। उसमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया है कि उसकी एक एक कड़ी को किस प्रकार पढ़ा जाता है, मानचित्र द्वारा इसको किस प्रकार आसानी से पढ़ा जा सकता है। जिसका ज्योग्राफी सही होता है उसका हिस्ट्री भी ऑब्वियसली सही होता है। तो उसी क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी चर्चित टॉपिक जो है इस समय का सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, उसको जानने की कोशिश किया जाता है। इसमें हम जानेंगे कि क्यों इसको सरस्वती सभ्यता बोला गया या हड़प्पा सभ्यता बोला गया या सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोला गया, और इससे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने से क्या भारतीय दशा और दिशा पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको क्यों प्रथम नगरी सभ्यता बोला गया, इसके पहले ताम्रपाषाण कालिक युग क्यों ग्रामीण सभ्यता कहलाई जाती थी, उसके बारे में आपको काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। उस पर क्वेश्चन भी कराया गया है। उसको जानने के बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड पाए गए वो वैदिक एरा के पहले मिला या बाद मिला, कैसे इसे वैदिक एरा के पहले रखा गया है, ऋग वैदिक काल जिसे बोलते हैं, ये सब जानने की कोशिश किया जाता है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे बोलते हैं, तो अलग अलग आयोगों में इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये वाला टॉपिक जिसका सही तरीके से स्ट्रांग होता है और मैपिंग जिसकी अच्छी होती है वो अच्छा खासा नंबर उठा सकता है। और यूपीएससी की बात कर लें तो उसमें 50 नंबर में से देखा जाता है जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें से 30 से लगाए 40 नंबर का ये सिंधु घाटी सभ्यता और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से ही क्वेश्चन आते हैं। और इसको सही तरीके से जानने की करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए इस सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए विदेशी मत होते हैं, विदेशी जो जानकार लोग क्या बोले, स्वदेशी लोगों ने क्या बोला, और किस प्रकार इसको अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो जिसे बोलते हैं पुरातत्व उत्खननकर्ता या भूगर्भ वेदा, ये लोग किस प्रकार से अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाए, जॉन मार्शल का क्या रोल रहा, फिर से कर्जन ने क्या कार्य किए यहाँ पर आकर, रखाल दास बनर्जी की बात आती है, और रखाल दास बनर्जी के बाद आते हैं माधवचंद्र घोष की बात, बिष्ट की बात। तो इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसको जाना जाए। तो इसको हमने 13 टॉपिक में बांटा है कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है। तो इसमें पहला टॉपिक आपका आता है पाठ्यक्रम में नामकरण। जो अभी इतना नाम लिया गया सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या प्रथम नगरी सभ्यता, तो उसको हम पहले वाले पाठ्यक्रम में देखेंगे कि क्या होता है। फिर से दूसरा है कि इसमें जो कालखंड यानी कि जो टाइम का डिवीजन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया, उसको जान जाएगा कि यूरेनियम डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग जो आपको पहले लेक्चर में बताया गया है। तो उसके रिकॉर्ड पे देखा जाता है कि ये जो एरा है, मतलब कि ये जो हड़प्पन एरा कहलाया जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया जाता है, इसको कैसे वैदिक एरा के पहले रखा गया है, यूरेनियम डेटिंग क्या करता है, कार्बन डेटिंग क्या करता है, वो जाना जाए। फिर से तीसरा टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता के निर्माण, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएं और क्यों ये और सभ्यताओं से उत्कृष्ट कहलाती थी। आखिर इसके रेफरेंस में मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट यानी जिसे मिस्र बोला जाता है, उस सभ्यता को क्यों पीछे छोड़कर ये सबसे आगे सभ्यता बढ़ गई, उसके बारे में। फिर से जो अभी विदेशी और स्वदेशी की बात हो रही थी, तो विदेशी जो वैज्ञानिक हैं या भूगर्भ वेदा हैं या स्वदेशी जो हैं, उनका क्या क्या मत है कि ये भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी अविभाज्य भारत की बात हो रही है इस समय। ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को बांट दिए हैं, ये सारा एक ही शेड्यूल में कंबाइंड है, यानी जुड़ा हुआ है देखा जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि विदेशी वैज्ञानिकों ने क्या क्या, स्वदेशी वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से बताया कि ये साक्ष्य ऐसे इतने साल पुराने हैं और ये सिंधु घाटी को दिखाता है ये मेसोपोटामिया या मिस्र से काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट इनहेंस वर्जन वाला है। फिर से हम आते हैं 5वें टॉपिक पे, इसका नाम है विस्तार, या जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो कहाँ, मतलब कि पूर्व हड़प्पन है या हड़प्पन साइट है या पोस्ट हड़प्पन साइट है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने साइटें मिल रही हैं, क्या उसमें ग्रामीण सभ्यता भी है, क्या उसमें केवल नगरी सभ्यता या ग्रामीण नगरी दोनों का मिक्सचर है। तो ये देखा जाता है ताम्रपाषाण काल से। जैसे ताम्रपाषाण काल जो आपका पीछे पढ़ाया गया, नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, उसको लेक्चर नंबर 5 है उसे देख लीजिएगा। उसमें ये बताएगा कि ताम्रपाषाण कालीन जो साइट थी हमारी वो सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे
डिफाइंड थे। उसके बाद जो हड़प्पन साइट थी ये नगरीय सभ्यता थी और उत्तर हड़प्पा साइट में इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। फिर से आते हैं जो इसको सिंधु घाटी सभ्यता को उत्कृष्टतम बिंदु तक पहुंचाता है, नगर नियोजन। अभी भी आप देखेंगे नगर नियोजन की जो चर्चा चलती है कि किसी भी इलाके में उसका क्या ड्राफ्टिंग है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अभी आप प्रॉपर रह रहे हैं तो दिल्ली की क्या ड्राफ्ट है, नगर निगम ने किस प्रकार से उस नगर में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से पृथक किया है कि ये 50 सालों के लिए ये नगर बना हुआ है। सैनिटाइजेशन चाहे नाली हो गई चाहे आपकी बिल्डिंग हो गई इतने सालों तक ही चल पाएगी, चाहे उस एरिया में जितने डेंसिटी में लोग रह रहे हैं इतनी सुविधाएं हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये होता है ड्राफ्टिंग या नगर नियोजन। तो किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर नियोजन करते थे, जैसे कि अभी आप राष्ट्रपति भवन को देखेंगे वो किसी नियोजन के थ्रू ही इतना अच्छा बनाया गया है। फिर चंडीगढ़ की आप बात कर लीजिए, वो भी काफ़ी शेड्यूल्ड तरीके से बना है, वेल मैनेज तरीके से जिसे बोला जाता है बनाना, वो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया। यहाँ के नालियों को कैसे ढक के बनाया जाता था, किस प्रकार पक्की नालियों का यूज किया जाता था, किस प्रकार देखा जाता था कि ये लोग जो बाथरूम होता था, जो नहाने का स्नानागार होता था, उसको किस प्रकार से सोख्ता टाइप का, सोख्ता बोला जाता है स्पंज विधि, स्पंज विधि उसे बोलते हैं जिसमें कि मान लीजिए कोई नहा रहा है बाथरूम में तो जो पानी गिर रहा है वो फर्श पे न फैल के सीधे वो ऑब्जर्व करके पानी को और मेन ड्रेनेज यानी मेन होल में पहुंचा देता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे आप लोग देखेंगे इस समय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि बालू अगर किसी फर्श पे बिछा दिया जाए और उसको बाथरूम में जाके उसके ऊपर पानी नहाया जाता है तो देखा जाता है कि बालू जितना पानी रहता है अवशोषित कर देता है या उसे फिल्टर कर देता है। आप देखे होंगे साइंस के स्टूडेंट होंगे तो पानी को कैसे साफ किया जाता है। ऐसे उन लोगों का भी था कि वो लोग बजरी का यूज करते थे रोड बनाने के लिए भी, और इन सबों का पत्थरों को कूट के किया करते थे। तो इससे क्या होता था कि पानी आराम से बाथरूम से निकल जाता था। और जो उनकी नालियां रहती थी, कई जगह नालियां पकी हुई ईंटों का बना हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्कृष्टतम वर्जन ये कहलाता है कि इन्होंने पकी हुई ईंटों का यूज करना शुरू कर दिया था। और ये नगर के बाहर जैसे अभी आप देखते होंगे चिमनी जिसे बोला जाता है या भट्ठा जिसे बोला जाता है लोकल टर्म में, या आप कह सकते हैं ईंटा बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं, वो नगर के बाहर में हुआ करता था। तो ये इनके नगर नियोजन में आता था। नगर को किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से उसको उत्कृष्टतम बिंदु तक रखा जाए, तो ये इसको सबसे सर्वोपरि करता है। और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन काल में नगर नियोजन की सुविधाओं को देखते हुए वर्तमान काल में नगर नियोजन की सुविधाओं पर आप विवेचना करें। बिहार पीसीएस की बात कर लें या यूपी पीसीएस की बात कर लें या यूपीएससी की बात कर लें, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जैसे फ्लड का बात कर लें, सिंधु नदी हमेशा बाढ़ लाया करती थी, तो उसे किस प्रकार अपना बचाव करते थे लोग। ये अगर आप बिहार मेंस दे रहे हैं तो उस पर ये क्वेश्चन आ सकता है। यदि आप मेंस दे रहे होंगे तो इसे जोड़ के करंट के साइड से एंशिएंट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है शहरी नगर। शहरीकरण क्या होता है कि अगर शहर में आप रह रहे हैं तो एक व्यवस्थित ढंग से आपको रहना पड़ता है। यातायात की क्या सुविधा रहेंगी आपके यहाँ खिड़कियाँ किधर खुलेंगी, किधर से ट्रेड हो रहा है, ये सब शहरीकरण में देखा जाएगा कि शहर में प्रशासनिक वर्ग किधर रह रहा है, कमर्शियल वर्ग किधर रह रहा है। यानी कि प्रशासनिक वर्ग बोले तो जो पुरोहित वर्ग हो गया या सामंत वर्ग हो गया, किस प्रकार काम हुआ। फिर से देखा जाता है कि क्रमिक वर्ग यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार पूर्वी भाग में रहते थे, पश्चिमी भाग में हमेशा पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, या सामंत वर्ग, या जिसे बोले कि उस समय राजा का तो चर्चा नहीं मिलता था, चर्चा उनकी मिलती थी कि जो प्रशासन को नियंत्रण करते थे, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते थे और उन्हीं में से रोटेशन प्रणाली चलती रहती थी और उसी में से मुखिया चुना जाता था। वही मुखिया सभी को हेड करता था। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मोहनजोदाड़ो की मूवी देख सकते हैं जो 2-3 साल पहले आया था, उसे देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आइए, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात की जाती है उसमें सरस्वती नदी का क्या रोल है। इसको पहले इस तरह जाना जाता था कि ये सिंधु और गंगा के मध्यवर्ती भाग में सरस्वती नदी है और ये दोनों का ट्रांजिशन फील्ड कहलाता था, जो कि अब विलुप्त प्राय मानी जा रही है सरस्वती नदी। इसको घग्गर से ज़्यादातर, घग्गर नदी जो हरियाणा में है उसे ज़्यादातर फेमस माना जाता है। इसके बाद आ जाता है
जो सिंधु सरस्वती संस्कृत विस्तार जो पूछा जाता है, इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, राजनीतिक टॉपिक क्या है, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या, स्त्रियों की दशा क्या थी। यहाँ बोला जाता है कि ये मातृसत्तात्मक सत्ता यहाँ पे रहती थी, यानी माताओं की पूजा की जाती थी। इसमें दिखाया जाता है, ये फोटो के माध्यम से जो जॉन प्रिंस पे आते हैं वो देखते हैं स्त्रियों की क्या दशा है, पशुपालन किस प्रकार करते थे, किस प्रकार से डोमेस्टिकेशन हुआ, और इसके बाद उद्योग धंधों में किस प्रकार मनकों का उद्योग, मनके मृदभांड, या जिसमें आप लोग अपने घरों में देखते हो, गांव में अगर रहते हो तो अचार के लिए मर्तबान बोला जाता है, वो वही मर्तबान यहाँ मनके उद्योग वाला आ जाएगा। फिर से कई ऐसे पोटरी होते हैं या मृदभांड होते हैं जो कलाकृति करके उस बनाए गए रहते हैं, सजावट के काम आते हैं। फिर से सिंधु घाटी के लोग युद्ध करना पसंद करते थे, तो डेफिनेटली युद्ध करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सर्वोत्तर मतलब उच्चतम बिंदु पर अपने को रखना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कई तरीके के धातुओं का यूज करके और अपने उपकरण आत्मरक्षा के लिए बनाए। फिर से आ जाता है व्यापार। व्यापार में देखेंगे लोथल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लोथल कहाँ पर है ये सब आपको मैप में बताया जाएगा। अब इधर आते हैं, यहाँ पे लिखा है सैंधव कला, ये सबसे बेहतरीन है और उस समय का ये आश्चर्य देखा जाए दूसरे नंबर का आश्चर्य। पहले नंबर का आश्चर्य ये कहा जाता था कि ये जिस प्रकार ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पानी के बहने के तरीकों का और स्नानागार को जिस प्रकार इन्होंने सुनियोजित ढंग से बनाया, वो उसको सबसे बड़ा आश्चर्य माना जाता था। तो उसके दूसरे नंबर पर आता है सैंधव कला। किस प्रकार ये वैक्स ऑन मेथड यानी लॉस वैक्स जिसे बोलते हैं, पिघला हुआ मोम को किस प्रकार यूज करके ये धातु की मूर्तियों को बनाया करते थे। जैसे कि छत्तीसगढ़ आप राज्य का जब पीसीएस मेंस देते हैं तो उसमें हमेशा कला संस्कृति के बारे में पूछा जाता है। वहाँ पे देखेंगे कि अभी भी कलात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा जो आदिवासी लोग हैं वो कलात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को बनाते हैं और उसे लोकल मार्केट में बेचते हैं। फिर से आता है यहाँ पर मुहरे किस प्रकार थी, ताम्र पट्टियों पे क्या लिखा हुआ था, मनके का क्या, धार्मिक जीवन में यहाँ पर मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये बार बार पूछा जाता है, बिहार पीसीएस में आया था एक बार कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, तो मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं क्योंकि मेसोपोटामिया में, जो कि मेसोपोटामिया भी आप चर्चा किया जाएगा, जो कि ये देख रहे हैं मेसोपोटामिया यहाँ पर पाया जा रहा है इराक में, जो कि बगदाद जिसे बोला जाता था। और यहाँ पे दो नदियाँ आती थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस। इनके दोनों के दोआब में आकर मेसोपोटामिया रहता था, मेसोपोटामिया का स्थल मिलता है। और ये नदी घाटी देखा जाए, जितनी भी ये संस्कृतियाँ आई हैं सब नदियों के किनारे ही उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि नदियों से बहुत चीज़ मिलता था। पहला सुरक्षा, दूसरा यातायात के साधन, तीसरा आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता बोला जाए कि कृषि और पशुपालन। कृषि के लिए कोई सा अनाज फेंक दिया जाए या डाल दिया जाए तो इससे इन लोग की उर्वरकता ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बांगर और खादर की बात होती है, तो खादर में हमेशा जो नए जलोढ़ मिट्टी आते हैं उस पर उपजाऊपन ज़्यादा होता है। अब इधर से देखते हैं, एक मिनट, इधर देखते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार यानी मृत्यु हो जाने पर लोग किस प्रकार लाशों को दफनाते थे, जलाते थे, या उनको इजरायली लोग होते हैं या पारसी लोग होते हैं वो किस प्रकार लाशों को छोड़ देते हैं। ये सब अंत्येष्टि संस्कार में वहीं से चलता आ रहा है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के हर एरिया के हिसाब से ये अंत्येष्टि संस्कार होते थे। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। आखिर जब इतने देर बात चली, इतने देर आदमी बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट था, ये ऐसे हो रहा था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी के नगर मिलते थे टॉप क्लास के, तो इनका पतन कैसे होगा, ये एक विवाद का विषय है। हर विद्वान जो हैं वो अलग अलग अपना मत देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ। किसी ने बोला बाढ़ से ये सभ्यता पूरी डूब गई, किसी ने कहा कि महामारी आ गई, जैसे इसमें कोविड का महामारी चल रहा है, उस समय भी कोई दूसरा कोविड का छोटा भाई आया था क्या कि ये सब हो गया। तीसरा ये बोलते हैं कि भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, ये पूरी पट्टी भूकंप से दब गई होगी इसलिए ऐसा है। तो इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य हमें अभी तक नहीं मिला है। और
इसको जानने की कोशिश किया जाएगा कि और किसने। फिर से एक और साक्ष्य मिलता है कि नदियों में जो गाज का मतलब कि जितने भी गंदगियां आ रही हैं वो बढ़ती गई, या ऐसा होता है कि नदियों की सफाई नहीं होती है। छोटी छोटी नदियां जो रहती हैं वो देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे पत्थर जमते ऊंचाई तक चले आते हैं, तो प्रॉपर पानी नहीं बहता है, जिससे कि नगरों में पानी घुस गया होगा और बाढ़ के आने का एक संकेत मिला होगा। ये अदृश्य गाज के बारे में पूछता है। और तीसरा टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक, ये कहता है कि हम लोग जब इतना पढ़ लिए हैं तो इसके बाद इस पे जो क्वेश्चन आए हैं मेंस के, उसका चर्चा किया जाएगा और पीटी के क्वेश्चन को भी टैकल किया जाएगा। तो इतना जानने के बाद आइए जरा मैप पे देखते हैं, और मैप को जानने की कोशिश करना काफ़ी अनिवार्य है। मैप से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको सारे साइटें एक दूसरे में विलुप्त दिखाई देती पड़ेंगी। तो मैप को जानने की कोशिश कीजिए, और मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है, कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम चलते हैं सिंधु नदी से, क्योंकि इसकी पूरी उत्पत्ति देखा जाता है सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पर मानसरोवर से देखा जाता है, जो तिब्बत का मानसरोवर है वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और यहाँ पर देखिए उधर से आते हुए आ रही है, और इधर साइड में मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है, और इसी के जस्ट रिवर्स में इधर देखेंगे तो ये हड़प्पन साइट है, ये जो भारत को टच करता हुआ है, हड़प्पा ये। और ये हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे है, रावी नदी हमेशा याद रखिएगा। और मोहनजोदाड़ो जो है सिंध नदी के तट पर विकसित हुआ था। और देखा जाता है कि नौसारो का नाम पूछा जाता है, नौसारो क्यों फेमस है? तो नौसारो से जो भारतीय महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, उस समय सिंदूर के आयात निर्यात हुआ करते थे। अब वहाँ से 4 नदियों को दिखाया गया, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। तो रावी नदी के तट पे आपको हड़प्पा दिख गया। फिर से चहुंदड़ो का बात होता है, तो ये इस समय पूर्वी पंजाब कहलाता है, और ये पाकिस्तान का पूर्वी पंजाब है। लेकिन विभाज्य भारत का मतलब बंटवारा हो जाने के बाद ये भारत की तरफ से कहा जाएगा पश्चिमी हड़प्पा, और उधर से पूर्वी हड़प्पा पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा साइट है जो कि भारत में पाया गया? तो वो आ जाता है गुजरात का साइट। मैक्सिमम खनन गुजरात में होता है स्वतंत्रता के बाद, और ये भारतीय साइट कहलाता है। यदि देखा जाए मैक्सिमम साइट पाकिस्तान में मिला था, और इसीलिए कहा जाता है कि पूरा का पूरा हड़प्पा का विस्तार पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान का भाग है वहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात में हम आ जाते हैं तो कच्छ का बेल्ट अभी भी देखेंगे 24 डिग्री का विवाद वहाँ चलता रहता है कि हमारा है। यहाँ पेट्रोलियम जहाँ पे भी दलदल होती है वहाँ पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ये कच्छ का बेल्ट है। फिर से उसी के नीचे खंभात आ जाता है, खंभात का बेल्ट, ठीक। तो ऊपर सुतकोदा आ जाता है जो कि गुजरात में है, और नीचे लोथल आ जाता है। देखेंगे कि इस प्रकार लोथल साबरमती के तट पे लोथल बसा हुआ है, माही उधर से आ रही है, नर्मदा आ रही है, ताप्ती का क्या यूज था, फिर से दक्षिणतम पॉइंट क्या कहता है, ये सब जानने की कोशिश किया जाएगा। दैमाबाद जो है, और एक और बात आता है कि जो पश्चिम यानी वेस्टर्न भाग जिसे बोलते हैं, यानी पश्चिमी भाग हड़प्पा का, वो सुतका गेंडोर कहलाता है, जो कि बलूचिस्तान दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में पाया जाता है उस समय। और यहीं पर मकरान सागर हुआ करता था, छोटा सा सागर है, पहले तो अरब सागर ही था, लेकिन ये सागर मकरान सागर के पास में सुतका गेंडोर है, और इसी के बाद दास्तक सागर था। तो ये सब जाना गया। और यहाँ पे ईरान, इराक और इजिप्ट यानी मिस्र को कहा जाता है नील नदी का उपहार, क्योंकि नील नदी नहीं रहता तो मिस्र की सभ्यता इतनी उत्कृष्ट नहीं होती उस समय के। लेकिन ये देखा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी निम्न थे, और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी काफ़ी निम्न थी। तो यहाँ पे इजिप्ट हो गया यानी नील नदी का वरदान, यहाँ जो मेसोपोटामिया हो गया यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी का वरदान हो जाता है। तो आपको मन में बस यही बनाना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ ये मेसोपोटामिया में कहाँ हैं, और इजिप्ट कहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये सब बड़ी बड़ी साइटें हो गई जो आपको याद रखना है। तो देखा जाए अगर हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा में
जो साइटें हैं वो 3 देशों में बटा हुआ माना जा सकता है। पहला अफगानिस्तान में आता है, अफगानिस्तान में कुछ कुछ साइटों को पढ़ा जाएगा, फिर से पाकिस्तान में कुछ साइटें और भारत में। तो भारत में स्वतंत्रता बाद काफ़ी ज़्यादा उत्खनन किया गया, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उत्खनन किया गया, जो कि सबसे बिगेस्ट साइट कहलाता है। और जब ये डेप्थ में पढ़ा जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो इतने रहे आपके सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आपको नामकरण, कालक्रम और सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण, विदेशी उद्भव और स्वदेशी विस्तार और नगर नियोजन तक की चीज़ों को 6 टॉपिक को कवर किया जाएगा। ये 1, 2, 3, 4th पार्ट में डिवाइड हुआ रहेगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको हड़प्पा के सारे क्वेश्चन अच्छे से ट्रेकल हो जाएंगे। और मैप को बहुत ही गहराई से देखिएगा। इस मैप की जगह एक खाली मैप लेके उस पर पॉइंट करके कौन सी साइट कहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछ ले रहा है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है, या रावी के दाहिने तट पे हड़प्पा है या बाएं तट पे हड़प्पा है। ये आजकल के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछने लगा है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।